नमस्कार। हम बात कर रहे थे केंद्रीय बैंक के कार्यों की और इसमें हमने केंद्रीय बैंक के कार्य देखे और उसमें हम अब देख रहे थे केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण संबंधी कार्य और उसमें हमने देखा था बैंक दर। अब आज हम दूसरी बात करते हैं दूसरी साख नियंत्रण विधि की, वो है खुले बाज़ार की क्रियाएं। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो खुले बाज़ार की क्रियाओं का अर्थ होता है कि केंद्रीय बैंक प्राथमिक परिसंपत्तियों जैसे सोना, विदेशी विनिमय और स्थिर ब्याज वाली प्रतिभूतियों का खुले बाज़ार में क्रय विक्रय करे। लेकिन व्यवहार में ये क्रियाएं केंद्रीय बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों, विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से ही संबंध रखती हैं। सरकारी प्रतिभूतियां अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन अवधियों की हो सकती हैं। जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है तो व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक या उनके ग्राहक इनको खरीदते हैं और नकद रिजर्व अनुपात बैंकों के पास उस सीमा तक कम हो जाते हैं। इससे व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता घट जाती है और साख का संकुचन होता है, जिसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है तो व्यापारिक बैंकों तथा इनके ग्राहकों के नकद रिजर्व बढ़ जाते हैं, जिससे बैंकों की साख सृजन की क्षमता बढ़ जाती है और इसका उपयोग व्यापारिक बैंक साख बढ़ाने में कर सकते हैं, जिससे साख सृजन की क्षमता बढ़ जाती है और इसका उपयोग बैंक साख बढ़ाने में कर सकते हैं, जिससे उत्पादन, रोजगार, आमदनी व व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक की खुले बाज़ार की क्रियाओं से दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो उधार की राशि प्रभावित होती है और दूसरा ब्याज की दरें भी प्रभावित होती है। कुल मिलाकर खुले बाज़ार की क्रियाओं का उत्पादन के स्तर, सामान्य कीमत स्तर और व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आर्थिक तेजी के समय केंद्रीय बैंक प्रायः सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की व्यवस्था करता है और मंदी के समय इनको खरीदने की व्यवस्था करता है। तो साख नियंत्रण के इस उपाय का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों पर पड़ता है, जिससे उनकी साख सृजन की क्षमता प्रभावित होती है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो वो उदार साख नीति का पालन करता है और जब वो इनको बेचता है तो वो अपेक्षाकृत कठोर या प्रतिबंधित साख नीति का पालन करता है। अब हम देखें इसकी खुले बाज़ार की क्रियाओं की सीमाएं। तो पहली सीमा लिमिटेशन जो हम देखते हैं वो ये है कि ये कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक अपनी पसंद के अनुसार अधिक मात्रा में प्रतिभूतियां खरीद सकता है, जिससे व्यापारिक बैंकों के नकद रिजर्व बढ़ जाते हैं और साख का विस्तार हो जाता है। लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री केवल केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा पर ही निर्भर करती है। इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों के बिक्री पक्ष पर सीमा लगी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि खुले बाज़ार की क्रियाओं के माध्यम से साख संकुचन के बजाय साख विस्तार करना ज़्यादा आसान होता है। खुले बाज़ार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरी सीमा जो इस खुले बाज़ार की क्रियाओं की है वो ये है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से व्यापारिक बैंकों के नकद कोष उसी अनुपात में नहीं बढ़ते, क्योंकि हो सकता है कि पूंजी का निकास बाहर की ओर हो जाए अथवा लोग अपनी जमाओं को अपसंचय के लिए निकालने लगे या विपरीत भुगतान संतुलन के कारण पूंजी बाहर जाने लगे। इसी प्रकार ये भी संभव है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने से बैंकों के नकद कोष उसी अनुपात में न घटें,
क्योंकि हो सकता है बाहर से पूंजी का अंतर्गमन हो जाए अथवा पहले की संचित राशि को बाहर निकालने से केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति को बेचने का कार्य बैंकों के नकद कोषों में आनुपातिक कमी उत्पन्न करने का प्रभाव सामने न आ पाए। तीसरी सीमा इसकी है कि व्यापारिक बैंक सदैव अपने नकद कोषों को बढ़ाने पर उधार नहीं बढ़ा पाते हैं और अपने नकद कोषों को घटाने के अनुसार उधार को घटा भी नहीं पाते हैं। यदि साख के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है तो बैंकों के नकद कोषों के बढ़ने पर भी साख की मात्रा का बढ़ना कठिन होता है, क्योंकि साख की मांग अपर्याप्त रहती है। इसलिए समस्त बैंकिंग प्रणाली की तरफ से साख विस्तार का कार्यक्रम अपनाने पर ही साख का विस्तार सुगम हो पाता है। चौथी सीमा इसकी है कि ब्याज के कम होने पर भी ब्याज के कम होने पर ही साख की मांग बढ़ती है। मंदी के समय ब्याज की नीची दरों पर भी उधार को बढ़ाना आसान नहीं होता है, अतः बैंक साख का सृजन तो कर सकते हैं लेकिन निवेशकर्ता लाभ की प्रत्याशाओं को देखकर ही उधार लिया करते हैं। पांचवा है, यदि बैंकों के पास अतिरिक्त नगद रिजर्व होते हैं तो वो उन्हीं का उपयोग करके साख का विस्तार करने में सक्षम होंगे। ऐसी दशा में खुले बाजार की क्रियाओं का महत्व कम हो जाएगा। छठा है कि अगर बैंकों के पास में पर्याप्त मात्रा में बिल मौजूद हैं जिनकी पुनर्कटौती कराकर वो केंद्रीय बैंक से आवश्यक वित्त प्राप्त कर सकते हैं तो खुले बाजार की क्रियाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। सेवेंथ लिमिटेशन इसकी, खुले बाजार की क्रियाएं प्राय अल्पकालीन प्रतिभूतियों के लेन देन तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि इसमें घाटे की संभावना कम रहती है। और लास्ट जो सीमा इसकी है वो है कि केंद्रीय बैंक को प्रतिभूति बाजार को स्थिर रखने के लिए समय समय पर कदम उठाने पड़ते हैं। इससे भी खुले बाजार की क्रियाओं का प्रभाव सीमित हो जाता है। अब हम आगे बात करें परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात की। परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी शुद्ध मांग और अवधि जमाओं का एक निश्चित अनुपात, जो कि प्राय प्रथा से तय होता है या ज़्यादातर कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। इसके आधार पर केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण की प्रक्रिया का संचालन करता है। नगद रिजर्व अनुपात के घटने से साख के विस्तार की दशा उत्पन्न होती है, जिससे निवेश बढ़ता है, उत्पत्ति और आमदनी के बढ़ने की दशा उत्पन्न होती है और आर्थिक मंदी दूर हो सकती है। इसी प्रकार नकद रिजर्व अनुपात को बढ़ाने से व्यापारिक बैंकों की जमाओं का पहले से ज़्यादा अंश केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है, जिससे बैंकों की साख सृजन की क्षमता अपेक्षाकृत घट जाती है और साख संकुचन होता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। विभिन्न देशों में साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात के अस्त्र का उपयोग किया जाता है। नकद रिजर्व अनुपात की विधि साख नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधि होती है और ये खुले बाजार की क्रियाओं की विधि की तुलना में ज़्यादा शीघ्र परिणाम देती है। खुले बाजार की क्रियाओं पर सरकारी प्रतिभूतियों की पूर्ति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन नकद रिजर्व अनुपात की विधि उसकी तुलना में ज़्यादा लोचदार और प्रभावशाली होती है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अब हम इसकी सीमाएं देखें तो सबसे पहली सीमा ये है कि ये छोटे बैंकों और बड़े बैंकों के बीच में भेद नहीं करती है, इसलिए छोटे बैंकों को भी अपनी जमाओं का उसी अनुपात में पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है जो बड़े बैंकों को कराना होता है। दूसरी सीमा इसकी है कि जो इस विधि से साख की पूर्ति में थोड़ी मात्रा में परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि रिजर्व अनुपात में परिवर्तन प्रतिशत के रूप में किया जाता है, इसकी निरपेक्ष मात्रा अधिक होती है। तीसरा है
मंदी के समय नकद रिजर्व अनुपात को घटाने पर भी साख का विस्तार कई अन्य बाधाओं के कारण अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि उद्यमकर्ताओं को लाभ की संभावनाएं नहीं लगती हैं। चौथा है, गैर बैंकिंग कंपनियां इसके दायरे से दूर रह जाती हैं, जिससे इसका समस्त मुद्रा बाजार पर असर नहीं पड़ता है। पाँचवा है, नगद रिजर्व अनुपात विधि के इस प्रकार का धक्का सा प्रतीत होती है और बैंकों को इसके अनुसार अपनी उधार की मात्राओं को व्यवस्थित करने में समय लगता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक रिजर्व आवश्यकताएं या वैधानिक तरलता अनुपात। नगद रिजर्व अनुपात के अलावा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के अन्य रिजर्व अनुपात जैसे भारत में वैधानिक तरलता अनुपात को भी बदलकर साख नियंत्रण का प्रयास कर सकता है। कुछ देशों में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर न्यूनतम नगद रिजर्व कोष के अलावा जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत द्वितीयक या पूरक रिजर्व के रूप में रखने की भी शर्त लगा देते हैं, जिसके तहत उन्हें वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जैसे सोना, नगद राशि और सरकारी तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। इसका ज़्यादा अंश सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। SLR या वैधानिक तरलता अनुपात का मुख्य उद्देश्य सरकार की उधार की आवश्यकताओं को पूरा करना रहा है, इसलिए इसे केवल साख नियंत्रण के साधन के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो उपयुक्त जो काम नियंत्रण की विधियां हमने देखी हैं, परिमाणात्मक विधियां, उनसे हम ये कह सकते हैं कि साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपायों का देश की साख की कुल मात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे साख की लागत भी प्रभावित होती है। इन विभिन्न उपायों को एक साथ काम में लेने से साख नियंत्रण में अधिक सफलता मिलती है। जैसे यदि साख का विस्तार करना हो तो बैंक दर को कम करने से, सरकारी प्रतिभूतियों की केंद्रीय बैंक द्वारा खरीद करने से तथा परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात को घटाने से इसमें मदद मिलेगी। लेकिन साख नियंत्रण में केवल मात्रात्मक उपायों से काम नहीं चलता है, साख का अमुक दिशाओं में उपयोग सुनिश्चित करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए साख नियंत्रण के गुणात्मक या चयनित उपायों की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कल देखेंगे।